नमस्कार। भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे बुनियादी बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। नीतीश कुमार जी दिल्ली में है, आंख दिखाने गए हैं। अब आंख दिखाने गए हैं या फिर आंख देख करके आएंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में जो है खलबली मचा रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के सभी बातें सेट हो चुकी है। यानी कि जितने भी तरह का जो प्लान है वो सब सेट हो गया है। नीतीश कुमार के खिलाफ में सभी जो ग्रह नक्षत्र हैं वो दिख रहे हैं और इस बात का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। बिहार के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तो बाबा, नीतीश कुमार के विरुद्ध कौन सा प्लान ऐसा बन गया है जिसका कभी भी ऐलान हो सकता है? शुभम, सबसे पहले तो सियासत में कभी भी कोई खाली नहीं बैठता। बिल्कुल, कोई ना कोई ऐसा रणनीति और राजनीति सोचता रहता है, करता रहता है, उसकी प्लानिंग करते रहता है जिससे कि आने वाला दिन उसका बेहतर हो और बेहतर परिणाम आ सके। आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी का ये जो नया ग्रुप है जिसको मोदी शाह ग्रुप कहा जाता है या फिर जो मोदी शाह नड्डा ग्रुप जिसको कह लीजिए, इससे पहले राजनाथ सिंह उस ग्रुप के हिस्सा हुआ करते थे। जब से ये पूरी तरह से फुल फ्लेज में आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव से चुनाव तक की तैयारी करती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि भारत जो है बड़ा देश है और इस देश में हमेशा हर साल कोई ना कोई चुनाव आता ही रहता है। कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरह से चुनाव, सब कुछ बंद रहने के बावजूद चुनाव के लिए सब कुछ खुल गया और चुनाव हो भी गए। इन सब बातों को लेकर के अब जो स्थिति है उस स्थिति में आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि नीतीश के लिए बन गया है प्लान, सिर्फ उसका ऐलान बाकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अक्सर आपने देखा होगा और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के समय से एक ऐसी पार्टी थी जिसने गठबंधन की शुरुआत की थी। हालांकि उससे पहले हो चुका था, लेकिन कहा जाता है कि गठबंधन और गठबंधन में भरोसा, ये दो चीजें जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की। अक्सर आप चर्चा में भी देखते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी का जो शासन काल था, उस शासन काल में सत्ता और विपक्ष के बीच में एक ऐसा संबंध हुआ करता था, ऐसा लगता था कि सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों के बिना कोई नहीं चल सकता है। इंदिरा गांधी की बड़ाई करते आपने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा होगा और अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ाई करते हुए आपने इंदिरा गांधी को देखा होगा। ये बातें इतिहास के पन्नों के स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। लेकिन अब विपक्ष और सत्ता के बीच का जो संवाद है उसकी कटुता व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच जाती है। नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए थे तो मुझे लगता है कि आप लोग उसमें बहुत बच्चे होंगे, आप लोग सुनते होंगे सिर्फ, और इतिहास इसीलिए लिखे जाते हैं कि आने वाली और वर्तमान पीढ़ी जो है उस इतिहास को पढ़े समझे और चीजों को अपने हिसाब से फिर बदलने की कोशिश करे अगर कुछ उसमें खामियां और कमियां रह गई हैं, या फिर इतिहास से सीखे। जिस तरह से नीतीश कुमार जी 2005 में आए तब लोगों को ये लगा था कि लालू और राबड़ी शासन था, उस शासन के विषय में जो जो बातें कही गई थी, जो बातें आज तेजस्वी यादव भी उसके लिए माफी मांगते हैं कि मेरे पिता और माता के शासनकाल में जो कमियां रह गई हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो इसका मतलब है कि कोई भी शासन कभी भी संपूर्ण नहीं होता है, उसकी कमियां और खामियां रह ही जाती है, क्योंकि ये सारी चीज मानवीय हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जब 2005 में आए तो 2005 से 2010 का उनका जो शासनकाल था उसकी आप किसी भी उस समय के या तो ब्यूरोक्रेट्स हों, राजनीतिज्ञ हों या कोई भी हो, उनके विरोधी भी हों, उनसे आप पूछेंगे तो लोग यही बताएंगे कि 2005 से लेकर 2010 तक नीतीश कुमार का जो शासनकाल था वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने लायक था। उससे भी ज्यादा लोगों ने भरोसा किया जब 2010 के चुनाव हुए। लोगों को लगा कि नीतीश कुमार जी और बेहतरीन ढंग से काम करेंगे, जैसा कि उनकी छवि थी, सुशासन की छवि थी, न्याय के साथ विकास था और भी बहुत सारी बातें थी। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो है
उस पर भी काम करना शुरू किया। लेकिन इन सारी बातों के बाद 2010 से जो नीतीश कुमार बहुत बड़े बहुमत से जीत करके आए, उस बहुमत के बाद धीरे धीरे नीतीश कुमार में जो ह्रास नियम लागू होता है वो लगना शुरू हो गया। और कहीं ना कहीं एक बात सामने नजर आ गई, वो बात थी कि नीतीश कुमार को अब अपनी छवि से ज्यादा अपने सत्ता की तरफ मोह बढ़ गया था। और इस मोह माया में उन्होंने शुरुआत तो 2005 से ही कर दी थी, लेकिन मोह माया बहुत ज्यादा बढ़ जाना इस बात का प्रमाण है कि वो 2013 में अपने सबसे मजबूत अलायंस के साथ अलग हो गए थे। जैसे ही वो अलग हुए वैसे ही ये नया ग्रुप जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी पहचान के लिए जंग लड़ रहा था, द्वंद्व लड़ रहा था, जिसको शाह और मोदी ग्रुप आप कह सकते हैं, ये ग्रुप 2014 के चुनाव की तैयारियां कर रहा था। और उस समय इसको इतना ज्यादा इन सब बातों को में उलझना नहीं था, क्योंकि लक्ष्य था 2014। लेकिन 2014 के चुनाव के समय ही, उससे पहले जैसे ही नीतीश कुमार बाहर हुए तो दो बातें बहुत अमीर छाप की तरह दोनों के जहन में आ गई थी। पहला ये कि जिस तरह से दोनों लगातार ये देख रहे थे कि नीतीश कुमार ने कैसे उनके सामने से थाली खींच ली थी, ये सारी बातें, और किस तरह से उन्होंने सरकार से अपना हाथ खींच लिया था। भारतीय जनता पार्टी जो इस इंतजार में, इस तैयारी में थी कि वो देश के सत्ता में अपनी भागीदारी को मजबूत करे, और बिहार एक बड़ा राज्य था जो उसके हाथ से निकल गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बहुत मजबूत थी और नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी थी। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार मात्र 2 सीटों पर आकर सिमट गए थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए उन्होंने 2009 के चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि एक उस समय बड़ी बात हुई थी ये कि नीतीश कुमार को के साथ एक साझा विपक्ष के अलायंस की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार को उस फ्रेम से बाहर कर दिया गया। कहा जाता है कि लालू प्रसाद उसके जड़ में थे, जो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की दावेदारी या विपक्ष के नेता के रूप में सामने रखा जाए। बिल्कुल और बिल्कुल। नीतीश कुमार भी स्थितियों को भांप चुके थे। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि तख्ता पलट होने वाला है, सरकार बदलने वाली है, और कहीं ना कहीं लोगों के जहन में हर हर मोदी घर घर मोदी वाला जो है एक बार देखने की इच्छा जरूर है। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो चीजों को, स्थितियों को, तथ्यों को परख लेते हैं। और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने कोई भी अलायंस करना ठीक नहीं समझा और वो चुनाव लड़े, हार भले ही गए, बड़ी बुरी तरह से पीटे भी। और उसी समय 2014 का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये तैयारी शुरू कर दी थी कि नीतीश कुमार को 2013 का बदला कैसे लिया जाए। आप एक चीज मान लीजिए कि नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा अमित शाह उनके मन में इच्छाएं थी, क्योंकि आपने जब भी देखा होगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, तो आपको ऐसा लगा होगा कि गुरु शिष्य वजह सी बातें होती हैं। बड़ा ही सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होते हैं और उनका अभिवादन करते हैं अमित शाह। और ऐसी स्थिति में उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि नीतीश कुमार किसी भी तरह का, इस तरह का बात करके और चुपचाप बच जाए। और इसकी तैयारी 2014 से जो शुरू हुई थी, वो तैयारी आपने देखा होगा कि चलती गई। आखिरकार आपने देखा कि 2017 में एन केन प्रकारे ना नीतीश कुमार को मजबूर होकर के फिर उसी भाजपा की तरफ जाना पड़ा। ये कोई, आप ये समझते होंगे कि नीतीश कुमार ने अपने सुशासन, अपनी छवि, ऐसा कुछ नहीं था। नीतीश कुमार ने पूरी प्लानिंग के तहत, और खास करके आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, जिस योजना का हिस्सा बनकर के नीतीश कुमार को अपने सत्ता और अपना खुद का दोनों का हस्तांतरण करना पड़ा और महागठबंधन की सरकार रातों रात हो गई थी एनडीए की सरकार। इन सारी बातों में सुमन, सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि ये प्लान तो उसी समय से बनना शुरू हो गया था और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चाहे जब भी हो, जैसे हो, उनको मोड़ पर ले जाकर के और बीच मझधार में छोड़ने की स्थिति में थी। उसकी प्लानिंग बन रही थी। लेकिन 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार एक बार फिर से रिवाइव किया अपने आप को और भारतीय जनता पार्टी को, खास करके रामविलास पासवान के साथ मिल करके मजबूर किए कि वो भारतीय जनता पार्टी को झुका सकें और उसकी जीती हुई सीटें भी
उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर सके, 50-50 का अपना रेशियो जो है वो मजबूत कर सके। कारण था उसका कि लालू प्रसाद के साथ रहते हुए नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इतनी सीटें आ गई थी, 71-72 सीटें उनके पास थी विधानसभा की, जो कि आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा थी। और भारतीय जनता पार्टी को चूंकि 2019 के चुनाव में थोड़ा सस्पिशन था कि उतनी मजबूती के साथ 2014 की तरह आ सकती है कि नहीं आ सकती है, और नीतीश कुमार उसी का फायदा उठा लिए। और उनके साथ रामविलास पासवान तब थे, रामविलास पासवान को भी 6 सीटें मिली और एक राज्यसभा भी मिल गया, और नीतीश कुमार ने उसकी पैरवी जम के की। अब ये नीतीश कुमार की योजना थी कि वो भाजपा को झुका रहे, लेकिन भाजपा 2 कदम पीछे हट करके 4 कदम आगे बढ़ने की रणनीति पे काम कर रही थी। उसे नजर आ रहा था कि नीतीश कुमार को लोकसभा में तो नहीं, लेकिन या विधानसभा के चुनाव में कमजोर किया जा सकता है। और वहीं से ये प्लानिंग बनती चली है। 2014 से जो प्लान बन रहा था वो 2019 में आकर के पूरी तरह से एक्सक्यूशन के साथ तैयार हो गया। आपने देखा इस तरह से 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया गया, जिसकी चर्चा अब चिराग पासवान भी करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुप है। आप समझिए कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कवायद में शामिल होती तो उसे कहने में कोई हिचक नहीं था कि चिराग पासवान ने गलत किया है या चिराग पासवान के साथ हम नहीं खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न तो पारस के साथ खड़ी हो रही है और न ही चिराग पासवान के साथ खड़ी है, जबकि बार बार चिराग पासवान जो है चीजों को, तथ्यों को सामने रख करके और ये दर्शाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनका निजी फैसला नहीं था। लेकिन इन सब बातों में भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि नीतीश कुमार के लिए जो प्लान है वो शायद एक्सिक्यूट करने का समय आ गया है। अब इन सारी बातों में 2019 से जो अब तक का समय आया, इसमें पूरी तरह से ये प्लान, थोड़ा सा अंतर ये पड़ गया कि बंगाल में यदि 100 सीट से ज्यादा लेकर के आती अगर भारतीय जनता पार्टी, तो आज तक बिहार में सरकार बदल गई होती। आपने देखा होगा एक चीज कि भारतीय जनता पार्टी कभी कभी ऐसा भी करती है, जिसके बहुत सारे राज्य उदाहरण हैं। आपने देखा होगा किस तरह से झारखंड में सरकार बनी थी, जो सबसे छोटा दल था उसके मुखिया को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये सारी चीजें इस देश की राजनीति में होती आई हैं, सब उदाहरण मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चाहती है कि वो डैश कर दे और खुद लड़ाई के मुख्य पात्र में आ जाए, जो कि 2020 के चुनाव में उसको लगभग ये हासिल हो चुका है। नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। वो चाहती है कि जो मुख्य विपक्षी दल है या फिर जो टक्कर की पार्टी है आरजेडी, उसके सामने वो खड़ी रहे। और यहीं पर जाकर के मामला थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि आरजेडी को वो सपोर्ट करके उसकी सरकार बनवा देती, लेकिन उसे ये पता है कि मुख्य लड़ाई में मुझे आना है। लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय आप देख लीजिएगा कि ये पक्का लग रहा है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं भीतर खाने में, कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन होना एकदम निश्चित है। ये जब हो जाए उसकी काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। नीतीश की पार्टी में आपने देखा होगा कि कई धड़े हो गए हैं। कल ही आपने देखा कि किस तरह से संगठनिक चुनाव हुए, संगठन में लोगों को मनोनीत किया गया। उसमें आप देख रहे होंगे कि असंतुष्टि के भाव बहुत ज्यादा हैं, खास करके आरएलएसपी से आए लोगों में। भले ही उनको कुछ लोगों को पद दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग लंबी कतार में खड़े हैं जो इंतजार कर रहे थे कि उन्हें भी सम्मान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब ऐसी स्थिति में 2 खेमा तो साफ नजर आ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व के साथ और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को पूरी तरह से लागू करने का पक्ष लड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा है जो कि बिहार से अक्सर नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़ने और नीतीश कुमार से अलग होने की बातें करता आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में ये आप समझ के रखिए कि भारतीय जनता पार्टी भी अब मनसौदा जो है भीतर ही भीतर बना चुकी है कि उसे क्या फैसला लेना है। अगर जरूरत पड़ी तो बाहर से समर्थन दे करके और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बना दे अगर भारतीय जनता पार्टी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि नीतीश कुमार से कब तक डर डर के शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसी हो, लेकिन फंस ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी बार बार प्रयास करती है कि नीतीश के चंगुल से आजाद हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही है। लेकिन कभी ना कभी इस डर से तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकलना पड़ेगा, और वो समय लगता है कि अब आ चुका है।
जी। जैसी तो बाबा चर्चाएं हो रही हैं उस हिसाब से सुमन ये कंफर्म लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी कॉन्क्रीट और फाइनल फैसला की तरफ आगे बढ़ रही है। जी। तो बाबा ने एक बड़ी बात बताई है भारत लाइव के दर्शकों को कि जो आप सामने दिख रहा है कि बिहार में जो विपक्ष की भूमिका में है, दरअसल बीजेपी की लड़ाई उनसे नहीं है, नीतीश कुमार से सीधी लड़ाई है। नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं, लेकिन बीजेपी इस प्लान पर पहले से काम कर रही थी, लेकिन झटका लगा पश्चिम बंगाल के रिजल्ट को देखकर, परिणाम को देख करके। लेकिन बैक होने में बीजेपी की कोई रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। 2 कदम पीछे जरूर हटी है, लेकिन चीते की तरह चाल को लेकर के, यानी कि 2 कदम पीछे हटना है, 4 कदम आगे जाना है। और नीतीश कुमार जी फिर से टारगेट हैं, इसलिए क्योंकि पीछे अब बीजेपी के भीतर से इस बात की मांग होने लगी है और कभी भी इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। तो जुड़े रहो भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।